जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल पर आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, ये एक सेकंड पार्ट है और यहाँ पे कुछ टॉपिक हमारा रह गया था। उसके बाद सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करेंगे। थोड़ा वक्त लगता है बट द थिंग इज़, एक बार जब आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो बिल्कुल भी आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ करके चलेंगे तो। लास्ट के लेक्चर में हमने फ्रेटर्निटी समझा था। प्रीएम्बल में आए हुए जो एक एक टर्म है, जो एक एक वर्ड है, जिनका मीनिंग है, जिनका सिग्निफिकेंस है, उन चीज़ों को हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे प्रीएम्बल के सिग्निफिकेंस की, कि क्या महत्व हमारे संविधान का प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना रखता है, या जिसे उद्देशिका कहते हैं। तो देखिए, प्रीएम्बल इम्बॉडी करता है बेसिक फिलोसॉफिक और फंडामेंटल वैल्यूज़ को। किन किन बेसिस पे? पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस बेसिस पे, जिस पे हमारा संविधान आधारित है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर हैं, उनके जो नोबल विज़न है, ग्रेट आइडियाज़ हैं, इन विचारों को रखता है। और जो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में अगर आप देखें, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाया हमारे संविधान को बनाने में, इनका कहना था, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। यानी जो हमने वर्षों से जो एक स्वप्न लिया था अपने भारत देश के प्रति और हमारे संविधान के प्रति, प्रीएम्बल उसी बात को, उसी चीज़ को व्यक्त करता है। एक और बहुत फेमस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, के मुंशी। इनका कहना था कि प्रीएम्बल जो है वो होरोस्कोप है किसका? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। ये बातें देखिए बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती हैं कि बताइए होरोस्कोप किसने कहा प्रीएम्बल को। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ बातें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर आप देखें, एक और अगेन मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, पंडित ठाकुर दास भार्गव। इनका कहना था ये प्रीएम्बल को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और इनके शब्दों में कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का सबसे प्रेशियस पार्ट है, सबसे कीमती भाग है, हमारे संविधान का, हमारे संविधान की आत्मा है। देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। और इसके बाद इन्होंने और भी बातें कही, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक की है, एक जेवल सेट है, यानी बहुत ज़्यादा आभूषण है, मतलब एक कीमती बात की गई है हमारे प्रीएम्बल के विषय में। एक ये प्रॉपर यार्ड स्टिक है जिससे मेजर की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के वर्थ को। इसके बाद अगर आप देखें तो एक पॉलिटिकल, काफ़ी फेमस अगेन पॉलिटिकल साइंटिस्ट अर्नेस्ट बेकर का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक की नोट है। ये अर्नेस्ट बार्कर का कहना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल एम हिदायतुल्ला का क्या कहना था? देखिए, प्रीएम्बल रिजेंबल करता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अमेरिका के, बट इट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन। केवल डिक्लेरेशन ही नहीं है बल्कि संविधान की आत्मा है, सोल है, विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। इसमें एक सोलेम रिजोल्व देखने को मिलता है, विच नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन अल्टर। दोस्तों, नाउ बात करते हैं कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, यानी हमारा जो संविधान है क्या उस संविधान का भाग है या नहीं प्रस्तावना, या अलग से है। तो इस देखिए, ये सवाल बहुत समय से चला आ रहा है और बेरूबारी यूनियन केस जो जिसका जजमेंट 1960 में निकल के आया, तो वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि प्रीएम्बल दिखाती है एक जनरल पर्पस को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेवरल प्रोविज़न दिए गए हैं उसके जनरल पर्पस को दिखाती हैं। इसलिए ये एक की है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर उनके एक माइंड को शो करता है कि वो किस तरह से हमारे देश के संविधान को चाहते हैं। फर्दर वेयर द टर्म यूज्ड इन एनी आर्टिकल आर एम्बिगुअस और कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। यानी अगर किसी संविधान के किसी आर्टिकल में एम्बिगुअस सिचुएशन देखने को मिलती है, यानी दुई अर्थ निकलते हैं या फिर एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, तो उस टाइम पे उस इंटरप्रिटेशन जो कि हमारे प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसके बेसिस पे चेक किया जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, मान लीजिए कि किसी आर्टिकल का कोई एक ऐसा मीनिंग निकल रहा है जिससे किसी पर्टिकुलर हमारे प्रीएम्बल की बात को वायलेट कर रहा है, तो उस टाइम पे जजमेंट निकाल करके ये चेक किया जा सकता है कि वेदर इट इज़ कॉन्सोनेंस विद आवर प्रीएम्बल और नॉट। तो आई होप ये बात आप समझ गए। इसके बाद देखिए, लेकिन फिर भी इतनी सब बातें होने के बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम पे ये कहना था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात है बेरूबारी यूनियन केस 1960 की। ओके, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में क्या जजमेंट निकल के आया कि हमारे संविधान का भाग नहीं है प्रीएम्बल। और इसके बाद जो हमारा माइलस्टोन निकल के आया केशवानंद भारती केस, इस पर हम लोग बहुत डिटेल में बात भी करेंगे, जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल करके आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रीएम्बल है वो संविधान का भाग है।
ना सिर्फ इतना ही कहा गया बल्कि और भी बातें कही गई कि प्रियम्बल बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल। और कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से रीड करना चाहिए कि हमारे जो ग्रैंड और नोबल विजन है जो कि प्रियम्बल में एक्सप्रेस किए गए हैं उनके बेसिस पे इंटरप्रेट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को। और फर्दर अगर आप देखें तो 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में दोबारा एक्सप्रेस किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगेन हेल्ड किया गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल अभिन्न अंग है हमारे संविधान का। तो सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले हमने 1960 का बेरूबारी यूनियन केस देखा। यहाँ पे कहा गया प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आप देखें तो 13 साल बाद जो कि जजमेंट निकल करके आता है केशवानंद भारती केस का, यहाँ पे कहा गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगेन अगर आप देखें तो 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है इस संविधान का, इससे किसी भी रूप में ये हमारे संविधान से अलग नहीं है। यहाँ पे और भी बातें बताई जा रही हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट की तरह ही जो प्रियम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इनेक्ट किया गया, लेकिन जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया उसके बाद इसे इनेक्ट किया गया। तो प्रियम्बल को एंड में इनेक्ट करने के पीछे का रीज़न ये था कि हमारा जो संविधान है उससे कॉन्फॉर्मिटी होनी चाहिए प्रियम्बल को। कहने का अर्थ ये है कि हमने जो जो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं उसी के बेसिस पे एक जिस्ट तैयार करना था, इस वजह से इसे एंड में इनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल फॉरवर्डिंग the preamble for votes, the president of our constituent assembly said that the question is that preamble stands part of द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका कहना था कि जो क्वेश्चन ये है कि प्रियम्बल स्टैंड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो यहाँ से भी साबित होता है कि उसके बाद इस मोशन को अडॉप्ट किया गया और यहाँ से भी ये साबित होता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर हैं उनका भी यही मानना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है प्रियम्बल, जो कि आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट निकल कर के आया उसके बाद भी यही साबित होता है कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, तो वो बात बिल्कुल गलत होगी। देखिए प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नोर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो लेजिस्लेचर की जो पावर है, विधायिका की जो पावर है, उसका ये कोई स्रोत नहीं है। यानी विधायिका अपने पावर के सोर्स को प्रियम्बल से नहीं लेती और प्रियम्बल कोई रोकथाम भी नहीं लगाता है लेजिस्लेचर के पावर पर। तो ये इनडिफरेंट है, आप कह सकते हैं, लेजिस्लेचर के पावर से। दूसरी चीज़ तो ये कि प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, यानी अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में आप अगर इसकी किसी पर्टिकुलर पार्ट में कहीं भी वायलेशन देखने को मिलता है, आप डायरेक्टली कोर्ट जाके इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न भी बहुत ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। दोस्तों ना प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे प्रियम्बल को संशोधित किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो हमने बात की थी कि 1960 में जो बेरूबारी यूनियन केस निकल करके आया, वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब पार्ट ही नहीं है तो संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा था। लेकिन हमें पता है कि 1973 में इस जजमेंट को यहाँ पे चेंज किया जाता है और केशवानंद भारती केस में निकल करके आता है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो अमेंड भी किया जा सकता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि केशवानंद भारती केस के बाद ये निकल करके आता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है, बट इस अमेंडमेंट से हमारे संविधान के बेसिक एलिमेंट्स, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसमें कहीं से भी डिस्ट्रॉय और डैमेज नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोग बात भी करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। फिलहाल आपको यह समझना है कि ऑफ कोर्स इट कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, बट द थिंग इज बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट वायलेट नहीं होना चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इस पर भी बहुत सारे जजमेंट निकल कर के आए हैं। हालांकि ये वर्ड डेफिनेटली डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कुछ चीज़ें निकल कर के आई हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके बाद जो बेरूबारी यूनियन केस में जो टेंडर किया गया था कोर्ट के द्वारा, इसे रिजेक्ट किया गया। इस बात में कहा गया कि ये रॉन्ग है इस मामले में और प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि नो अमेंडमेंट इज़ डन टू द बेसिक फीचर। बेसिक फीचर में कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इस पर हमने बात कर ली। और क्या अभी तक प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, तो इसका आंसर है जी हुआ है। तो कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार। कब हुआ है? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट ये है। और यहाँ पे 3 वर्ड ऐड किए जाते हैं, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, SIS निमोनिक है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं।
तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट और अब आपको जिसका इंतज़ार था वो हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन CDS 2012 में पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द प्रीएम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट, यानी प्रीएम्बल क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में यूजफुल है। पहला कहा जा रहा है वैल्यू लोडेड वर्ड ये यूज़ किया हुआ है, इसलिए कंटेंस करता है रियल ऑब्जेक्टिव और फिलोसॉफी को कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर के, एक सोर्स है पावर और लिमिटेशन का, या एक एग्जॉस्टिव लिस्ट देता है बेसिक फीचर को। तो पहली बात तो ये कोई बेसिक फीचर का एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है प्रीएम्बल में। दूसरी चीज़ तो ये सिर्फ वैल्यू लोडेड वर्ड से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या एक सोर्स ऑफ पावर है, इस पर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये किसी तरह के सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन नहीं है, किसकी, लेजिस्लेचर की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रीएम्बल कहीं से भी सोर्स ऑफ पावर नहीं देता है लेजिस्लेचर को। और सेकंड इसका करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली ये रियल ऑब्जेक्टिव और फिलोसॉफी को रखता है, इसलिए हमने बात की कि इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि प्रीएम्बल ही बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर किस तरह के आइडिया चाहते थे हमारे संविधान में। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है अगर आपने समझा है इन चीज़ों को तो। ये क्वेश्चन UPSC CAPF 2014 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है हमारे प्रीएम्बल के बारे में कौन कौन सी बातें ट्रू है। ओके, ट्रू पे आपको फोकस करना है, नॉट ट्रू नहीं पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो अल्टीमेटली जाकर के प्रीएम्बल बनता है। तो इस पर ये बिल्कुल सही बात है, हमने इस पर ऑलरेडी बहुत बार बात की है, पिछले लेक्चर्स में भी बात की है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और ये अनएनिमसली पास कर दिया जाता है और ये अल्टीमेटली जाकर के प्रीएम्बल बनता है। एट द एंड इनेक्ट करवाया जाता है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजन तैयार हो जाते हैं उसके बाद। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। तो हमने इस पर बात की है कि USA का संविधान दुनिया में सबसे पहले प्रीएम्बल के कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं और यहीं से आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर ये अडॉप्ट किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो हमने बात की है 3 वर्ड यहाँ पे जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो थर्ड भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है सोशलिस्ट और सेक्युलर को अडॉप्ट किया गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो बिल्कुल सही है। चौथे में देखिए कहा जा रहा है प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट की बात ये नहीं है। तो ये तो बहुत ऑब्वियसली है कि ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। 4 यहाँ पे गलत है। ये क्वेश्चन UPSC CDS 2017 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है प्रीएम्बल के रिगार्डिंग कौन कौन सी बातें करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है प्रीएम्बल बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरे में कहा जा रहा है प्रीएम्बल स्टेट करता है ऑब्जेक्टिव को विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू स्टेब्लिश एंड प्रमोट, यानी प्रीएम्बल उन ऑब्जेक्टिव्स को दिखाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सीक करता है स्टेब्लिश करने की और प्रमोट करने की। तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है प्रीएम्बल इंडिकेट करता है किसको, तो सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स ऑथोरिटी, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ऑथोरिटी को कहाँ से डिराइव करता है उस सोर्स को भी दर्शाता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए हमने सबसे पहले बात की कि प्रीएम्बल इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर किसी प्रोविजन को अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है। दूसरे में कहा जा रहा है द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, प्रीएम्बल स्टेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव को कि कौन कौन से आइडियल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलेगा और जिससे स्टैब्लिश करना और प्रमोट करना है। तीसरे में कहा जा रहा है प्रीएम्बल इंडिकेट करता है सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हिज अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है, हमने इस पर बात की। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, यहीं से अथॉरिटी डिराइव की जाती है जो कि प्रीएम्बल में साफ साफ दर्शाई गई है। तो तीनों ही बातें यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। दोस्तों ये क्वेश्चन NDA 2012 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है प्रीएम्बल के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं, करेक्ट पूछा जा रहा है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। दूसरे में कहा जा रहा है जो वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट है ये हमारे प्रीएम्बल में इंसेप्शन से यानी शुरुआत से ही हैं। इन दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले हमने बात की कि स्टार्टिंग में 1960 में जो बेरूबारी यूनियन केस निकल करके आया वहाँ पर कहा गया प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, लेकिन फर्दर 13 सालों बाद 1973 में केशवानंद भारती का केस आता है जहाँ पे पार्ट बताया जाता है। आगे चल के फिर 1995 में जो LIC ऑफ इंडिया केस आता है वहाँ पे भी बताया जाता है कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरे में अगर आप देखें जो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर है क्या ये शुरुआत से हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़े गए हैं। तो सेकंड गलत है बट फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ओनली 1।
दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर का रूप कब बताया गया? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा केशवानंदा भारती केस। ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस में तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही नहीं निकल करके आया था, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन बहुत सरल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। और इस पर हम लोग डिटेल से बात भी करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर पर, क्योंकि ये बहुत लेंदी और अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 1973 में केशवानंदा भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल करके आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो टर्म सोशलिस्ट है वाज ब्रॉट इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट वर्ड को लाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 42nd। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीन वर्ड को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगला सवाल देखिए, एनडीए 2021 में पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर हैं ये हमारे संविधान का पार्ट ओरिजिनली नहीं थे, यानी स्टार्टिंग में नहीं थे। दूसरे में कहा जा रहा है जो प्रियम्बल है वो स्टेट्स करता है कि जो ऑब्जेक्टिव होगी हमारे संविधान की, यानी उसे दिखाता है। तीसरे में कहा जा रहा है प्रियम्बल इन्फोर्स्ड है कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के आप इसे इन्फोर्स करवा सकते हैं अगर किसी प्रकार का वायलेशन होता है तो। चौथे में कहा जा रहा है कि जो रिपब्लिक है वो रेफर करता है पीपल को एज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट। ओके, हमने इस पर बात की है कि एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। और देखिए डीपीएसपी, प्रियम्बल, इन चीज़ों को नॉन एनफोर्सिएबल करवाने का रीज़न ही ये है, जैसे अगर आप डीपीएसपी के पीछे कॉन्सेप्ट को देखें तो स्टेट्स के पास उतने सोर्सेज भी नहीं है कि हर तरह के, जैसे डीपीएसपी में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, जैसे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाली बातें, तो कभी कभी इतनी सोर्सेज नहीं होती, तो इस वजह से इसे रखा गया नॉन एनफोर्सिएबल, जो कि बहुत ऑब्वियस रीजन है। तो इसी तरह से हमारा प्रियम्बल भी नॉन एनफोर्सिएबल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे एनफोर्स्ड बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल सीडीएस 2020 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन है हमारे पास सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी या फ्रेटर्निटी। तो हमने बात की है फ्रेटर्निटी स्टार्टिंग से है, और तीन वर्ड SIS यानी सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर ये जोड़े गए हैं 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे वैसे भी अगर आप देखें तो चारों है भी नहीं किसी में, वैसे ये बहुत सरल सवाल है। ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। दोस्तों ये सवाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो हमारे संविधान निर्माता है उनके माइंड किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होते हैं? पहला प्रियम्बल से, दूसरा फंडामेंटल राइट से, तीसरा डीपीएसपी से, या चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो कितना सरल सवाल सिविल सर्विसेज में पूछा गया, इसका आंसर है प्रियम्बल। प्रियम्बल ही दिखाता है और बताता है कि कौन कौन से आइडियल्स हमारे संविधान के द्वारा स्थापित किए जाएंगे, और माइंड मेकर को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड मेकर के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है। इस पर हमने बहुत बार बात भी की, और ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी पहले एसएससी में पूछा गया था, इसके बाद सिविल सर्विसेज में रिपीट किया गया, तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी करते हैं। वैसे ये सवाल भी बहुत सरल है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी स्किप नहीं करने, आपको बस बेसिक आइडिया तो आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे। वैसे भी प्रियम्बल अगर आप देखें तो इस पर हमने चर्चा भी की कि किस तरह से ये माइंड मेकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड है उसे दर्शाता है। दोस्तों ये सवाल भी सिविल सर्विसेज 2017 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे प्रियम्बल में नहीं, आपको ध्यान रखना है नोट पे, अदरवाइज फिर गलतियां बढ़ जाएंगी। नॉट ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है लिबर्टी ऑफ थॉट, दूसरे में इकोनॉमिक लिबर्टी, तीसरे में लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, चौथे में लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो अगर आपको तो इस पर हमने बात भी की थी। देखिए जस्टिस तीन तरह के देखने को मिलते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी की हमने बात की है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 तरह की लिबर्टी देखने को मिलती है, 5 आप कह लें कि 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसके बाद अगर आप देखें तो इक्वलिटी है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। तो ये सब हमने बातें की हैं, और ये आपको टेक्स्ट याद होने ही चाहिए, अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको वक्त लग सकता है। तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड एक्सप्रेशन, ये 5 तरह के हैं। इसमें कहीं भी इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इकोनॉमिक लिबर्टी, क्योंकि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप ये 5 पार्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी स्टेट पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने टाइप ऑफ जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में। तो अगेन ये सब चीज़ें आपको रटनी नहीं है, अगर आपको प्रियम्बल का टेक्स्ट याद है तो काफ़ी आसानी से आप सोच लेंगे। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस है लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी 3।
इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपसे प्रियम्बल के विषय में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीएससीज में। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये फाइनली प्रियम्बल बनता है। तो बिल्कुल सही बात है, इस पर हमने बहुत बार चर्चा की। ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कोर्ट में जाकर के इस पर आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली इसे एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, नॉन एनफोर्सिएबल है। तीसरे में कहा जा रहा है इट कांट बी अमेंडेड, नहीं ये तो गलत है। हमने देखा इसे अमेंड किया जा सकता है और इनफैक्ट किया भी गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो तीसरा तो गलत है। चौथे में अगर आप देखें तो प्रियम्बल कैन नॉट ओवर राइड द स्पेसिफिक प्रोविजन, हाँ ये भी सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ओवर राइड नहीं कर सकती। तो 1 बिकॉज इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1, 2, 4 ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। ये मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगा पूरी सीरीज़ का हमारा। यूपीएससी सीएपीएफ 2021 में पूछा गया है प्रियम्बल के विषय में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है जो टर्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो ओरिजिनली नहीं था, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने देखा हुआ है कि जो सेक्युलर वर्ड है ये नहीं था। और दूसरे में कहा जा रहा है द प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर, अब इस पर थोड़ा डाउट आ सकता था, लेकिन बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बाई इटसेल्फ द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल, क्योंकि देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए प्रियम्बल के कोई एक पर्टिकुलर बात जैसे सेक्युलर है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि प्रियम्बल के अंदर का भी पार्ट है, तो इस तरह से तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन आ सकती है मेनली कि सारे के सारे वर्ड है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, तो इस तरह से। लेकिन अब जब सारे ऑप्शन हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग समझेंगे इसे दोबारा। तो बाय इटसेल्फ द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कौन कौन से हमारे कन्फर्म है, ये मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ जिस तरीके से आप एग्जाम में सोचेंगे, अदरवाइज तो फिर मैं आंसर डायरेक्टली मार्क कर सकता हूँ। बट द थिंग इज आपको बहुत बार चीज़ें एग्जैक्टली ना नहीं पता चलेंगी, बट एलिमिनेट करने के बाद आप कन्फर्म हो जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो चौथे में देखिए क्या कहा जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। तो ये सरासर गलत बात है, हमने इस पर बात भी की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरूबारी यूनियन केस के बाद से ही उसी टाइम से कहा जा रहा है वेयर द टर्म यूज्ड इन एनी आर्टिकल आर एम्बिगुअस और कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग सम असिस्टेंट एट इंटरप्रिटेशन में बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इंस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल से असिस्टेंट ली जा सकती है अगर किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के मीनिंग में एम्बिग्विटी आ रही है कि कौन सी बात को ये इंटरप्रेट करेगा, तो उस टाइम पे प्रियम्बल के द्वारा चेक किया जा सकता है कि कौन से प्रोविजन को लेना सही रहेगा। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए। तो यहाँ पे हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी सेकंड बिल्कुल सही है। प्रियम्बल में अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोविजन, इनफैक्ट सेक्युलर और भी बहुत सारे प्रोविजन्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, जो जजमेंट्स निकल करके आते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लिबर्टी, इक्विलिटी और फ्रेटर्निटी जो कि हमारे प्रियम्बल में यूज़ किया गया वो कहाँ से लिया गया, इस पर हमने तो ये तो बहुत आसान सवाल है, हर किसी को पता है इसका आंसर। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ लिबर्टी, इक्विलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और यहीं से इन आइडियल्स को लिया गया। और इसके अलावा देखिए जस्टिस, 3 तरह की जिसकी हमने बात की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये पर्टिकुलर चीज़ रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, बट द थिंग इज़ वो कोई चीज़ भी पूछी जाती है, तो ये तो काफ़ी आसान है। इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको लग रहा होगा कितने क्वेश्चन हैं, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में कौन सी वर्ड मेंशन नहीं है, नॉट पूछा जा रहा है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर हैं, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशनड। अच्छा, कौन सा वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है, ऑप्शन है हमारे पास सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर या फेडरल। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तीनों वर्ड डेफिनेटली हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सेक्युलर को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, सोवरेन और डेमोक्रेटिक तो पहले से ही थे। फेडरल वर्ड कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा प्रियम्बल में, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो फेडरलिज्म वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रियम्बल में संशोधन किया गया। तो ये तो बहुत बार हमने बात की, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 वर्ड को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जब बार बार क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं तो कितने अच्छे से चीज़ें याद रह जाती हैं। और सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को कब जोड़ा गया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है प्रियम्बल का लीगल नेचर कैसा है, क्या ये एनफोर्सिएबल है, क्या ये नॉट एनफोर्सिएबल है, क्या कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में इसे एनफोर्स किया जा सकता है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कहा ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको समझना है। इट इज़ नॉन एनफोर्सिएबल, कोर्ट्स में जाकर के आप एनफोर्स इसे नहीं करा सकते। तो यहाँ पे आपको जरा भी डाउट नहीं आना चाहिए कि कुछ हो सकता है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में एनफोर्स किया जाए, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली नॉट एनफोर्सिएबल। तो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन फ्रेम किए जाते हैं ताकि ये डाउट क्रिएट हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, खास करके स्टेट पीएससीज में पूछा जा रहा है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कितने टाइप की बात की गई है, ये बताना है हमारे प्रियम्बल में। तो जस्टिस 3 तरह की हमने, अच्छा ऑप्शन काफ़ी ईजी है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद इक्वलिटी देखिए हमने 5 तरह की है, फ्रेटर्निटी यहाँ पे लिबर्टी 5 टाइप की है, इक्वलिटी 2 तरह की हमने देखी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी सिर्फ एक ही बार मेंशन है। तो इस तरह से हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सीडीएस में पूछा गया, सीडीएस 1 2022 में। प्रियम्बल के बारे में आपको बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन मेंशंस इन द प्रियम्बल। तो ये तो बिल्कुल सही, हमने देखा इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ये प्रियम्बल में साफ साफ लिखा गया है। दूसरे में अगर आप देखें तो जो एक्सप्रेशन है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल इन सिंस द बिगिनिंग। तो क्या बिगिनिंग से जो वर्ड है इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्या ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है? तो जी नहीं, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलता। तो ये भी सही है, क्या नहीं देखने को मिलता, यूनिटी की बात तो थी बट इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था। तो इस तरह से ये पूरा पर्टिकुलर सेंटेंस ही गलत हो जाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट कह दिया गया स्टेटमेंट में, इसलिए सही बनता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऐसी बात नहीं देखने को मिलती, इसलिए सेकंड सही है। तो फिर क्या देखने को मिलता था स्टार्टिंग में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले? सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन। ओके, अगर आप पुराने प्रियम्बल को रेफर करेंगे तो दोस्तों ये ओरिजिनल प्रियम्बल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड पहले नहीं थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ओके, और एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी के बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है अभी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो जोड़ा गया है। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रिटी वाली बात नहीं थी। और इसके अलावा और भी जो वर्ड जोड़े गए हैं, जैसे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, यहाँ पे आप देखें तो अभी तो 2 वर्ड और जोड़े गए हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। तो सेकंड वाली बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी, अभी हमने देखी ओके बिगिनिंग से, क्योंकि बिगिनिंग वाला प्रियम्बल अभी मैंने आपको दिखा दिया, केवल यूनिटी ऑफ द नेशन की बात की गई थी। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इंटीग्रिटी वर्ड को तो बाद में जोड़ा गया, और फर्स्ट तो खैर बहुत ईजी है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, दोनों ही बातें सही हैं, बोथ 1 and 2। दोस्तों ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2020 में पूछा गया, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रियम्बल के विषय में कौन सी बात सही है, क्या ये पार्ट है? तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो मैंने आपको क्या बताया, इसे आपको पार्ट्स में ब्रेक कर लेना। पहले आपको सोचना है क्या पार्ट है या नहीं है। तो ऑफकोर्स ये पार्ट है, हमने साफ साफ देखा है कि इंटीग्रल पार्ट है इनफैक्ट LIC ऑफ इंडिया केस के बाद से ये, और इससे पहले भी केशवानंदा भारती केस के भी बाद इसे पार्ट बता दिया गया 1973 के बाद से ही। हालांकि बेरूबारी यूनियन केस के टाइम पे नोटा पार्ट बताया गया था, लेकिन ऑब्वियसली ये एक पार्ट है। तो अगर ये पार्ट है तो हमारा कौन सा आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब हमें सोचना है ए, बी, ए, सी और डी में। तो ये पार्ट तो है, क्या इसके लीगल इफेक्ट है, पहले में कहा जा रहा है। दूसरे में कहा जा रहा है हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, और चौथे में कहा जा रहा है बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि लीगल इफेक्ट नहीं है, ऑफकोर्स इट इज़ नॉन एनफोर्सिएबल, यानी लीगल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, लेकिन हमेशा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। तो यहाँ पे इसे तो आप फिर से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम लीगल इफेक्ट की बात कर दी गई है, और यहाँ पे कहा जा रहा है नो लीगल इफेक्ट, और चौथे में कहा जा रहा है नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो देखिए ए से ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी है, बिकॉज इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन का क्या मतलब है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट का? इसका सिंपल मतलब ये है कि बाकी पार्ट के अगर आप देखें तो बाकी पार्ट तो ऑफ कोर्स है, उनका लीगल इफेक्ट है, लेकिन ये बाकी पार्ट से इंडिपेंडेंटली इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। जैसे हमने बात की कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वहाँ पे किसी प्रकार की एम्बिग्विटी आती है तो इट कैन एड एज एन, मतलब इसका यूज किया जा सकता है प्रियम्बल का डेफिनेटली, और चेक किया जा सकता है कि यह बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो वहाँ पे तो लीगल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई डायरेक्टली कोई यहाँ पे आप देखें तो इंडिपेंडेंट कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते प्रियम्बल के। तो बहुत ऑब्वियस है, अगर आप समझते हैं तो देखिए ऑफ कोर्स सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो इस तरह के क्वेश्चन आप काफी आसानी से मार्क कर लेंगे, अदरवाइज फिर यहाँ पे डिफिकल्टी आ सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी।
हाँ दोस्तों, अब आ चुके हैं हम लोग अपने आखिरी सवाल की ओर और यह क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2021 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है 26 जनवरी 1950 यानी जब हमारा देश रिपब्लिक हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। ऑप्शन है हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और चौथे में कहा जा रहा है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अभी ये क्वेश्चन क्या है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन प्रियम्बल का जिक्र नहीं मिल रहा है, बट आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन प्रियम्बल से ही लिया गया है। तो हमने क्या बात की है कि सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड नहीं थे, तो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को हमें हटाना पड़ेगा अपने ऑप्शन से। तो हमारा आंसर निकल करके आएगा सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज में भी इनफैक्ट हर साल प्रियम्बल से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगी। और आपने क्वेश्चन का नेचर भी देखा होगा, एनालिटिकल नेचर है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे ये उतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को समझा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद ये और भी सरल हो चुका है। तो ये हमारा एग्जैक्ट प्रियम्बल था। ओके, जब ये 26 जनवरी 1950 में इनेक्ट हुआ उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की जा रही है। तो बाद में ये वर्ड जोड़े गए हैं, तो इस वजह से इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी। इस सवाल का आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए, क्वेश्चन को कंपाइल करना एक डिफिकल्ट टास्क है, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बट द थिंग इज़ आप देखें तो एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन को यूपीएससी के कंपाइल करके पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।